हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं मुंबई महानगर पालिका की यंग मुस्लिम कॉरपोरेटर जो कि एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, जो कहती हैं यूथ और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। वैसे तो सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर नेपोटिज्म तक, हिजाब से लेकर हिंदू मेजॉरिटी वार्ड रिप्रेजेंटेशन तक। इन्हीं सब सवालों पर आज हम खुलकर बात करेंगे सबा हारून खान घीवाला से। वेलकम टू द शो सबा। थैंक यू सो मच। अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में सरनेम ही सबसे बड़ा टिकट होता है, और चूँकि आप एमएलए हारून खान की बेटी हैं तो सारे लोग कहते होंगे कि आपको टिकट फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मिल गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग कह भी रहे हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड एमएलए हारून खान की बेटी को टिकट मिली है तो क्यों नहीं मिल सकती है। जैसे मेरे फादर एमएलए हारून खान काफ़ी सालों से पॉलिटिकल लाइन में हैं, उनका करियर इसी से छोटे से बड़े होते वक्त हमने देखा है। गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, अभी एमएलए। अब जैसे लास्ट कॉर्पोरेटर मेरे ही वार्ड की, वार्ड 64 की मेरी खुद की मदर शाहिदा हारून खान थी। अच्छा। तो अब वो नहीं रही। तो मेरा एक सपना था कि जिस लेगेसी को मेरे फादर इतने सालों से चला रहे हैं और जो वार्ड मेरी वालिदा, मेरी मदर शाहिदा हारून खान के नाम से जानी जाती थी, मैं उसी लेगेसी को आगे बढ़ाऊँ। और शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी यूबीडी, उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष से मैं खड़ी हुई। मुझे उन पर बोलते ना कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ा कि इस चीज़ में कि मैं आगे कर सकती हूँ, मैं बढ़ सकती हूँ। तो बचपन से ही हमने देखा है पॉलिटिकल लाइन में, पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल इशू वगैरह जो भी होता है ग्राउंड लेवल पे तुम बोलो या कुछ भी बोलो, तो एक होता है कि एक फादर के साथ में हमारा भी नाम जुड़े तो अच्छा होता है। तो वही सोच समझ को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ और मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं लगता है कि अगर मेरा पॉलिटिकल एमएलए नाम से, अगर हारून खान के नाम से अगर मेरा नाम जुड़ा है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व है, फ़ख्र है कि हाँ है तो है। तो आपको ऐसा क्या इंस्पायर किया था पॉलिटिक्स लाइन में आने के लिए, चूँकि ये जो है बहुत ही अमूमन नहीं होता है मुस्लिम्स फैमिली में, और एक लड़की हो आप, तो कैसे आपको कुछ ऑब्लिगेशंस घर में नहीं आया या कुछ? बिल्कुल भी ऑब्लिगेशन मुझे मेरे घर से नहीं आया, बिकॉज सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ से आया। मुझे एनकरेज ही उन्होंने सबसे ज़्यादा किया। मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे अब्बा जो कि एमएलए हारून खान है, उन्होंने मुझे इतना एनकरेज किया। तो उन्हीं का जज्बा लेके जो मैं इस लाइन में निकली हूँ। और एज अ मुस्लिम भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी हर किसी को इस पॉलिटिकल लाइन में उतरना चाहिए, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी रखना चाहिए, ताकि जो भी अभी आजकल आप देख रहे हो बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा अभी ऐसा है कि लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। एज अ यूथ अपना पीओवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है और उनकी बातों को लोग ज़्यादा सुनते हैं। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उससे कम, लेकिन यूथ की बात को आजकल काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ये मेरा काम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि यूथ को लेके मैं आगे बढ़ूँ। मेरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो मुसलमान हैं, जो हिंदू है, वो सब मिलके मुझे बोलती है कि मैम मुझे आपके साथ में ज्वाइन होना है, आप हमारी रोल मॉडल हो। जब मुझे कोई बोलता है ना कि आप हमारी रोल मॉडल, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने हुए मुझे, 4 महीने में मैंने ऐसा क्या किया? ओके, सिर्फ 4 मंथ हुए आपको? सिर्फ 4 महीने हुए। तो वहाँ की लड़कियाँ आके मुझे कहती है मुझे आपके जैसा बनना है, तो शायद कुछ तो मैंने की होगी। बिल्कुल। जबकि मेरे वार्ड में 60% हिंदू है और 40% मुसलमान है। स्टिल मैं बोथ द साइड इक्वल रखती हूँ, तो मुझे उतना ही इक्वल प्यार मिलता है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। थैंक यू। सबा, बॉलीवुड में हमेशा नेपोटिज्म पर बहुत सारी बातें होती हैं, हालांकि ये सवाल यहाँ पे भी पॉलिटिक्स में भी उतना ही बड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आते हो तो मतलब आपको भी कुछ अलग एडवांटेज मिलता है या फिर आम वर्कर्स के जैसा ही सब चीज़ें रहती हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि हमें कुछ अलग से कुछ एडवांटेज मिलता है या डिसएडवांटेज मिलता है। जबकि एज अ डॉटर ऑफ एमएलए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट मिलती है हमें लोगों से कि अच्छा ये इनकी बेटी है। एडवांटेज ही तो है वो, दैट्स कॉल्ड एडवांटेज। हाँ, एडवांटेज एज इन मैं क्योंकि एमएलए की बेटी हूँ, अगर मैं किसी और को भी देखती हूँ मेरे बाजू में, अगर कोई दूसरे कॉर्पोरेटर भी खड़े हैं, उन्हें भी वही सेम रिस्पेक्ट मिलती है। बट अब जैसे बोलोगे आप एमएलए है, एमएलए की बेटी है, तो एक वो अलग सा वो एडवांटेज होता ही है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आम कॉरपोरेटर या आम नगर सेवक नगर सेविका की तरह ही मैं घूमती हूँ। मैं ज़्यादा करके अपने बाइक पे निकलती हूँ, मैं गाड़ी में प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो भाई जल्दी इक्वालिटी पे आप ज़्यादा बिलीव करते जल्दी हो। पहुँचना चाहिए। मुंबई की पॉलिटिक्स में हमेशा आइडेंटिटी फैक्टर का डिस्कशन चलते रहता है। एक यंग मुस्लिम के रूप में आपको क्या ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और आप अपने वोटर्स को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कैंडिडेट को रिलीजन के नाम पर जज करते हैं? जैसे कि आपको पता है कि आजकल धार्मिक राजनीति बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो मुझे लगा था कि मुझे इतना ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बचपन से पली बड़ी हूँ वार्ड नंबर 64 से ही। Okay. तो मुझे वहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा परख है, एरिया की परख है। और जैसे जब हमारा प्रचार शुरू हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली मेरा जा रहा था, और लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा उत्साह कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत, प्रेम और भरोसे की नज़र से मुझे देख रहे थे। कहीं कहीं एक दो जगह मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे हैं। तो मतलब कि तो मैं सोचती थी कि फिर भी मैं कोशिश करती थी कि मैं बोलूँ कि मैं एमएलए हारून खान की बेटी हूँ, मैं सबा हारून खान हूँ, मैं वार्ड नंबर 64 से अभी एज अ कॉरपोरेटर खड़ी हुई हूँ, आप प्लीज़ मुझे वोट दीजिए। हाँ, बट मोस्टली लोग मुझे जानते थे मेरे फादर के नाम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे ऐसे भी जानते थे। कितनों ने मुझे ऐसा कहा था कि कोई और नहीं मिला। अच्छा, इसे कहते हैं धार्मिक राजनीति, और इसे कहते हैं कास्ट को देखकर वोट देना, ना कि इंसान के काम को देखकर वोट देना। हालांकि ये सदियों से चलता आ रहा है पॉलिटिक्स में, रिलीजन एंड कास्ट को लेके सबसे पहला ही सीढ़ी यही है कि कास्ट और रिलीजन को लेके पॉलिटिक्स होती है अपने कंट्री में। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये कई सदियों से नहीं चल रहा है, ये आजकल चल रहा है। जो मैं बोलना चाहूँगी, जो नासमझ होते हैं कुछ लोग जो बस बोल के निकल जाते हैं, और कहीं ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वो ना समझ लोगों की बातें जो है ना लोग पकड़ लेते हैं और उसी को लेके आगे बढ़ते जाते हैं, और वो देखकर जो युद्ध करेगी आगे जाके वो किसी का अंदाज़ा नहीं है। तो यही जो चीज़ धार्मिक राजनीति आजकल चल रही है, हमें उस चीज़ को बदलना है कि नहीं, एक मुसलमान भी अगर खड़ा होता है तो एक सेक्युलर वे पर कैसे लोगों को लेके चलती है, बिल्कुल, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो। तो इस चीज़ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और यही लोगों तक मैसेज पहुँचाना है कि कास्ट या रिलीजन देखकर आप अपना वोट वेस्ट मत करिए। लोग इंसान का काम देखकर वोट करिए, बिल्कुल, ना कि पहचान भी देखकर वोट करिए। उसका काम देखिए कि वो कितना ग्राउंड लेवल पर अपना काम बताता है। ये अच्छी बात कही आपने, थैंक यू। देश भर में हिजाब पर बातें होती रहती है, बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं कि ये सही है गलत है। आपके नज़र में हिजाब एक पर्सनल चॉइस है या फिर ये ऑब्लिगेशन है या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है? देखिए, मेरे नज़र में ना हिजाब एक मुसलमान की पहचान है, वुमेन एम्पावरमेंट की भी पहचान है। अब जैसे लोगों का ये बोलना हिजाब, हम मुसलमान में होता है हिजाब, हर एक के मुझ से अलग अलग निकलता है। जैसे कोई दुपट्टा बोलता है, कोई चुन्नी बोलता है। मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी ये कहा था कि किसी ने मुझे कहा था आप हिजाब पहनकर आई हो, तो मैंने कहा था हाँ, तो बोले नहीं, हिजाब पहनने वाली लड़की आज मेयर नहीं बन सकती है। तो बोले ऐसा ये बोलने वाला भी कौन है और क्यों नहीं बन सकती है? ऐसा कहीं रिटन में तो नहीं है, रिटन में तो है नहीं। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है। और प्लस अभी आप देख सकते हो कि कहीं ज़्यादा हिजाब वाली महिला भी मेयर बन चुकी है। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। उत्तर भारतीय की औरतें होती है, वो भी अपने सर पे दुपट्टा रखती है, आधा चेहरा अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढाकती है। तो इसका मतलब क्या है? दुपट्टा तो हर कोई रखता है सर पे। वो एक रिस्पेक्ट टूवर्ड रिलीजन बोलो, रिस्पेक्ट टूवर्ड योर एल्डर बोलो, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स बोलो। हिजाब पहना हमारे इस्लाम में फ़र्ज़ माना जाता है। ये कोई अपनी चॉइस बोले या एक मान सम्मान के लिए हम पहनते हैं, तो इसमें हमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई हिजाब पर भी कोई क्वेश्चन करे हमसे, क्योंकि वो एक मुसलमान की पहचान है। आज पॉलिटिक्स में वुमेन एम्पावरमेंट जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर स्पीच का हिस्सा होता है। और आप एक कॉरपोरेटर हैं और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। स्पीच में तो बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। आप एज अ कॉरपोरेटर वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आप ऐसे क्या क्या चीज़ें करना चाहती हैं, क्या प्रायोरिटीज़ है आपकी वुमेन्स के लिए? आजकल एज अ कॉरपोरेटर बहुत सारे सवाल हम तक आए जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक महत्व क्वेश्चन है रिगार्डिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट कि वुमेन्स के लिए आप क्या करना चाहोगी।
मैं महिला बचत गट, आपको पता होगा हमारे कॉरपोरेशन BM से एक महिला बचत गट की एक समिति होती है, उसके अंदर हम महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं उन तक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन हो गई, घर घंटी, फ्लावर मेकिंग मशीन हो गई। तो वैसे हम महिलाओं तक पहुंचाते जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनके घर बैठे बैठे उनकी रोज़ की आवक उनको हो जाए, रोज़ी का ज़रिया एक बन जाए। और इंशाल्लाह यही साल हमने प्लान किया है और वो जल्द होने वाला है। हमने एक वुमेंस सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम हम रखने वाले हैं, ओके, जिसमें वुमेंस की सेफ्टी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें वहाँ पर हम बताएंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज जो वुमेंस के सेल्फ डिफेंस में जो वुमेंस अपने आप पर यूज़ कर सकती है अपने आप को सेल्फ डिफेंस में बचाने के लिए, तो वो उस चीज़ का हम प्रोग्राम इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर प्रोग्राम रखने वाले हैं। ऐसा इवेंट होना चाहिए महिलाओं के लिए। तो मैंने सोची हूँ कि ऐसे हिंदू मुसलमान महिलाएं एक साथ मिलके उस इवेंट में आए, सब महिलाएं, सब सारे कास्ट की महिलाएं आकर एक दूसरे में खेले, एक दूसरे को पहचाने जाने, तो जिससे आपस में भी मोहब्बत बढ़े और हमारे वार्ड में भी एक यूनिटी बन के रहे। तो मतलब आप यूनिटी, रोजगार, कैसे महिलाएं सेल्फ डिफेंस करें, तो इन सब चीज़ों पे काम कर रही हैं और करना चाहती हैं औरतों के लिए। और भी कुछ है अभी? और जैसे आपको पता रहेगा कि वुमेन्स की ज़्यादा नीड्स क्या है, उन्हें सबसे ज़्यादा तो पानी से प्यार है। अगर पानी नहीं मिला तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके घरों में अफरा तफरी मच जाती है। ओके, तो BMC में भी इस चीज़ पर मुद्दा उठता है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। एक नगर सेवक होने के नाते भी किसी ने कहा कि हमारे घर में तक पानी नहीं है। प्री प्लानिंग इस चीज़ का क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सब चीज़ें पहले डिस्कस क्यों नहीं? तो काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स के लिए हम पानी कैसे बचा सकते हैं, तो मैं इस चीज़ पर काम करने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। कि ऑलरेडी लोगों के पास पानी की एक क्वांटिटी में चीज़ें होनी चाहिए कि उनको बाद में परेशानी ना हो। आपका कुछ ऐसा, मतलब आपने कुछ ऐसे सोच के रखा है कि वुमेन को कैसे इनकरेज करें आप, चूँकि आप एक समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ कर रही हैं, तो वुमेन के लिए क्या आप ऐसा करेजियस करना चाहती है जो उनको थोड़ा करेज आए और वो भी आगे आए और चीज़ें करें? अब जैसे आपने कहा ना कि वुमेन्स के लिए आप क्या करना चाहेगी, अब जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे देखकर उन्हें इंस्पायर होगा कि अरे हाँ ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे अपना ऐसा काम करना है कि मुझे देखकर मेरे वार्ड की या तो दुनिया की आप बोलो औरतें ऐसा सोचे कि अरे हाँ हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमें इस चीज़ में उतरना चाहिए और हमें भी अपना नाम आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे आप मुंबई की मेयर भी एक महिला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। तो हर औरत का ये होना चाहिए कि हम भी उस लेवल तक पहुंच सके ना। तो आप इतना अच्छा काम कर रही हो और करना चाहती हैं कि आपको देख के जितनी भी महिलाएं हैं इनकरेज हो और आगे बढ़े। ऑफ कोर्स अब मैं भी किसी और से कुछ सीखूं, क्योंकि मेरे पहले भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी औरतें हैं जो मैं जिन्हें फॉलो करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके फुटस्टेप में भी आगे बढ़ाऊँ। मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंस्पायर होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हाँ ऐसा काम मैं भी अपने वार्ड में कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा है कि हाँ जब मैं भी किसी को देख के सोचती हूँ कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए, अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के महिला बच्चों के लिए करना चाहिए, तो ऑफकोर्स मुझे देखकर भी कोई ना कोई एनकरेज होगा ना। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ऑफकोर्स मैं ऐसा काम करूँ कि औरतें आगे बढ़े मुझे देखकर। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन बारिश आते ही सड़क और ड्रेनेज सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। तो वार्ड 64 की कैंडिडेट होने के नाते आप इन सब चीज़ों को कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हैं और कैसे लेती हैं, कैसे एड्रेस कीजिएगा आप इसको? मुंबई को सपनों का शहर तो ज़रूर कहा जाता है और माना जाता है। जैसे मुंबई एक बोलते हैं ना एक टापू है, इट्स एन आइलैंड जो कि समंदर से घिरा हुआ है। तो मुंबई में जब बारिश होती है ना तो ऐसी होती है कि मुंबई तो पानी में बहता ही है। मैं मेरे एरिया को ही आप एक एग्जांपल दूँ तो हमने काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक पूरे मुंबई में प्री मानसून क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है। ओके। जो कि हर एरिया में हर नगर सेवक या नगर सेविका अपने वार्ड में कराती है। प्री मानसून के दरमियान सारा जो मड है, जो सीवेज लाइन का जो है वो डस्ट निकलवाते हैं। बट जब बारिश होती है, जब पहली बारिश होती है, तब हमें असल पता चलता है कि हमने काम किया कितना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये प्री मानसून बोलने की बात तो होती है, बट जब पहली बारिश में हमें अपनी असलियत दिखाई देती है कि अच्छा अब यहाँ काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बारिश होना भी अच्छा है और नहीं होना भी काफ़ी ज़्यादा मुंबईकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी, क्योंकि पानी भरना तो मतलब लागू ही है। तो मेरे वार्ड में मैं देखती हूँ कि पहली बारिश के टाइम पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी ज़्यादा कई एरियाओं में पानी भरा, बट वो
पानी भरने की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ हमें यहाँ पर ज़्यादा काम करना है और हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बारिश आने से पहले आप उतनी तैयारी क्यों नहीं आप लोग करते हो या काम क्यों नहीं करते हो? क्योंकि बारिश जब एक बार बॉम्बे में स्टार्ट होती है तो उसके बाद आप काम तो शायद ही कर जैसे मैंने आपको कहा ना, प्री मानसून क्लीनिंग प्रोसेस ये बारिश के पहले ही हुआ जाता है। हो तो जाता है, निकाला तो जाता है सब मट्टी वगैरह। बारिश के टाइम पर पहली बारिश में हमें पता चलता है कि पानी कहाँ कहाँ भरा है, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया पे काम कर सकते हैं। प्री मानसून क्लीनिंग होती तो है, बट ये प्री मानसून नहीं, ऑल पूरा 3-4 महीने मानसून के हमें ये करना होता है। इंडिया दुनिया की सबसे यंग कंट्रीज में से एक है, पर डिसीजन मेकिंग टेबल पे यूथ कम नज़र आते हैं और आप यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यूथ ऐसा क्या कर सकते हैं पॉलिटिक्स में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं? आजकल यूथ जो अपना काम कर रही है वो सोशल मीडिया के ज़रिए कर रही है। आपको तो पता होगा, यूथ अपना POV डायरेक्ट सोशल मीडिया पे रखती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाती है और उसी को देखकर लोग उसे इंस्पायर होते हैं। अभी आपको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी निकली थी, उनके फॉलोवर्स कितने हो गए, कितने दिनों में हो गए? चंद दिनों में हो गए। और कौन उनको फॉलो कर रहा है? यूथ। नीट के री एग्ज़ाम को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी लोगों में हो गई थी, तो उसी के रिलेटेड ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी और अपना एक POV रख रही थी। बट कई लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को ये जमा नहीं, ये पचा नहीं बिल्कुल, ये ऐसे बोलने वाले भी कैसे आ गए जिन्हें कोई समझ नहीं है। बट नहीं, जो यूथ बोलती है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है, वो घुमा फिरा के नहीं बोलती है, जो कि आजकल के पॉलिटिकल में जैसे आप बोले कि लीडर्स जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो वो नहीं कर सकती है, यूथ घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के ज़रिए वो कर लेता है। तो हमें यूथ की बातों को सुनना भी चाहिए, उन्हें समझना भी चाहिए और उनके POV को आगे लेके जाना भी चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस लोग जो हमारे ऊपर की कुर्सी पे बैठे ना, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको अगर सुनोगे ना तो आगे की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल सकती है, क्योंकि जो यूथ बोलता है वो करके दिखाता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में यूथ को चांस मिलना चाहिए, यूथ को लेके आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स यूथ को कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, और लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट बोलते हैं ना, वो भी होती है। जैसे मुझे जब मैं अपने प्रचार के टाइम पे जाती थी, हर घर की घंटियाँ बजाती थी, तो लोग मुझे बोलते थे अरे वाह आप तो एक यूथ हो, आपको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही आई थिंक यही एक साल है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूथ लोग खड़े भी हुए और जीते भी है। बिल्कुल। मैं अपने हेड ऑफिस महानगर पालिका में देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, यूथ है, यंग है, मुस्लिम है, हिजाबीज़ है, जो कि नकाब भी करती है। देखकर खुशी होती है यार। अच्छी बात है, यंग लोगों को आना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स आगे आना चाहिए, अपना POV रखना चाहिए। वैसे आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे भी इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं और कहा जाता है कि यूथ जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ग्राउंड पे कम एक्टिव होते हैं। इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे लेती हैं? देखिए, आजकल के ज़माने में ना सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरा सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। मैं खुद अपना पोस्ट करती हूँ, मैं खुद किसी को बोलती हूँ कि चल एक दो वीडियो बना ले। तो आप यूथ होते हुए आप ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं। अब मैं रोज़ जाती हूँ कहीं ना कहीं, मैं ग्राउंड, देखिए मेरे पास कोई सोशल मीडिया हैंडल PR मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो कोई होता नहीं है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों की नज़र में तो मैं कम से कम दिख रही हूँ, जो कि हो गया ग्राउंड लेवल पे काम करना। बिल्कुल। आज के ज़माने में सोशल मीडिया से हम अपने वार्ड के अलावा पूरी दुनिया तक के वो मैसेज पहुँचाते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जो हम अपने वार्ड में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं विदाउट सोशल मीडिया, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के ज़माने में बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी और कम्युनल हार्मनी को मानी जाती है। हिंदू मुस्लिम ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप ऐसा क्या प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहेंगी? हिंदू मुस्लिम ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि मैं एज अ कॉरपोरेटर अपने लोगों में कोई भेदभाव ना करूं, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, जहां आपने भेदभाव किया वहां आपने समझ लो कास्ट को बीच में आपने लेकर आ गया। जब मैं वो करूँगी ही नहीं तो मैं हिंदू मुसलमान तो होगा नहीं इसमें। बिल्कुल। और सबसे पहली बात तो ये है, और सबसे बड़ी बात भी ये है कि 4 महीना हो गया मुझे इस लाइन में आकर। मेरे जितने भी हिंदू माँ बहनें हैं, उनके घर पे जो भी फंक्शन हो या ओकेजन हो या फेस्टिवल हो, मैं उनके वहाँ जाती हूँ, मैं विज़िट करती हूँ उनके फंक्शन में या ओकेजन में।
शामिल होती हूँ तो उनको वो चीज़ देखकर एक अच्छा लगता है ना कि मुस्लिम होने के बावजूद भी ये हमारे यहाँ पर आके हमारे फंक्शन में हमारे साथ तो खड़ी जैसे है। आप ये स्टेप लेते हो तो कुछ ऐसे आप मतलब कुछ ऐसा आपने सोचा है, कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हो जिससे आप दोनों को एकजुट कर सको, बांध सको? हम एक इवेंट करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं और करेंगे भी, जिसमें दोनों कास्ट के हिंदू मुसलमान या हर कास्ट, अब हम हिंदू मुसलमान ही क्यों कहते हैं? क्या हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुसलमान लोग ही रहते हैं? यहाँ पे कोई अदर कास्ट रहते ही नहीं है। बिल्कुल। सवाल आके सिर्फ हिंदू मुसलमान पे क्यों अटक जाता है? ईच एंड एवरी कास्ट के लोग मेरे वार्ड में होंगे, महिलाएं, बच्चे बोलो, उनके लिए हम इवेंट करने वाले हैं जिसमें उनकी अंदर की जो काबिलियत है उन्हें हम बाहर निकालेंगे। मैं चाहूँगी कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं, हर कास्ट के लोग उस इवेंट में मेरे वार्ड के अंदर मेरी महिलाएं शामिल होनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने अंदर के जो हुनर है उसे बाहर लेकर आना चाहिए। और रही बात हिंदू मुसलमान को आप कैसे एक करोगे, तो मैंने जैसे आपको कहा कि काफ़ी सालों से मेरे फादर एमएलए हारून खान वार्ड नंबर 64 में काम करते आए हैं, तो उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट ऐसे बनाया है कि कोई बोल ही नहीं सकता है कि इसने कभी भेदभाव किया है। वही चीज़ मैं इंशाल्लाह ये यूएसपी है, आगे बढ़ाना चाहूँगी वेरी नाइस। और वो हमारे खून में है और रहेगा। एक आखिरी सवाल सबा, अगर आपको बताना हो दुनिया को या वोटर्स को कि सबा हारून खान घी वाला कौन है, तो आप अपने ऑडियंस को क्या बताएंगी? मेरे पेरेंट्स ही मेरी पहली पहचान है। जैसे सबा हारून खान की बेटी है। सबा हारून खान एक्स नगर सेविका वार्ड नंबर 64 की शाहिदा हारून खान की बेटी है। तो यही चीज़ को मैं आगे लेके जाना चाहूँगी, और कौन नहीं चाहेगा कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगी, मैं अपने जो भरोसा मुझे मेरे वालिद हारून खान ने रखा है, जो दुआ मेरी मम्मी की है मुझ पर, वो मैं इंशाल्लाह आगे तक लेके जाऊँगी। वेरी नाइस सबा, अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सो मच सबा, हमारे शो पर आने के लिए, अनम्यूट माइक में आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। चुनाव सिर्फ कैंडिडेट्स का नहीं होता है, बल्कि ये वोटर्स की समझ और जिम्मेदारी का भी टेस्ट होता है, और इसी का सबूत है सबा हारून खान जैसे लोग। मैं हूँ समीरा किरण और आप देख रहे हैं अनम्यूट माइक। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जेंजी चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।